बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं अयूब खान और आप देख रहे हैं अयूब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस करना है कि क्या मास स्प्रिंग सिस्टम का जो मोशन होता है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा स्टडी करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन वो वाइब्रेटरी मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं और ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। तो ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक कंडीशन है। अगर हम मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं तो मास स्प्रिंग सिस्टम का जो मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो आज हम यही प्रूव करेंगे कि क्या एक मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हुक्स लॉ को समझते हैं कि हुक्स लॉ क्या है। देखिए, हुक्स लॉ की डेफिनेशन लिखी गई है। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन लेंथ सिंपल सी बात है। कहता है कि जब किसी स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई होती है तो वो फोर्स स्प्रिंग को स्ट्रेच करता है या उसको कम कर देता है, उसकी लेंथ को। तो जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतना ज़्यादा वो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा और जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना कम स्ट्रेच होगा। ठीक है, कि जितना ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे स्प्रिंग पर उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा और जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना कम स्ट्रेच होगा। तो यही कहता है कि द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन लेंथ। क्या कहता है? द फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन लेंथ, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। मीन्स कि लेंथ डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं। यही होता है हमारा हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ को इस तरह मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू के एक्स। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू के एक्स। अब के क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करें तो उसके साथ कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो ये वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है? जब भी आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो जितना ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी उतना ज़्यादा होगा। अगर किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में आपको कम फोर्स रिक्वायर्ड होती है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी उतना कम होगा। मीन्स के अगर स्प्रिंग ज़्यादा हार्ड होगा, उसको स्ट्रेच करने में ज़्यादा फोर्स अगर लगता है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अगर किसी स्प्रिंग को डिफॉर्म करने में, स्ट्रेच करने में कम फोर्स लगता है, मीन्स कि स्प्रिंग अगर सॉफ्ट है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट के भी क्या होगी? कम होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट, के का यूनिट क्या होगा? देखें, इसी से आपको ऑब्टेन होगा। के अपनी जगह पे है, एफ डिवाइडेड बाई एक्स होगा। मीन्स के की वैल्यू क्या है? एफ ओवर एक्स। अब यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट इज इक्वल टू, देखें, के इज इक्वल टू फोर्स ओवर एक्स है। मीन्स फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन ओवर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो ये हमारे पास यूनिट बनता है स्प्रिंग कांस्टेंट का, जो कि हमारे पास है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमारा यूनिट है स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि स्प्रिंग मास सिस्टम का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। हमने ये प्रूफ करना है, इस पर फोकस करें आप। ठीक है, जो कि हमारा कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए वो क्या है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ये प्रूफ करना है, क्योंकि हमने ये प्रूफ करना है कि क्या स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये प्रूफ करना है स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए, ताकि हम ये जान सकें कि क्या स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो करता है या नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास
फोर्स जो है वो हम रिस्टोरिंग फोर्स की बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स की नहीं। यहाँ पे फोकस करें। देखिए हमारे पास स्प्रिंग है, इसको हमने स्ट्रेच करके मास को यहाँ तक ले आया। पहले हमारे पास मास यहाँ था, इसको हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच करके मास को यहाँ तक ले आया। तो हमने फोर्स अप्लाई किया और इसको डिस्प्लेस किया, मास को इतना डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रेवल करवाया, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। लेकिन बात यहाँ पे इस एक्सटर्नल फोर्स की नहीं होती है, बात होती है रिस्टोरिंग फोर्स की। मीन्स के जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करके इसको यहाँ तक ले आते हैं ना, फिर ये वापस जो है अपने मेन पोजीशन तक आने की कोशिश करता है, अपना जो पहला पोजीशन है ना इसका, उस पोजीशन तक आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब ये मेन पोजीशन तक आता है तो मीन्स के कोई फोर्स है जो इसको मेन पोजीशन तक लाता है, ठीक है, कोई फोर्स है जो इसको इस पोजीशन से मेन पोजीशन तक लाता है, मीन्स कि इसके अपने पहले वाले पोजीशन तक लाता है। तो जो फोर्स इसको मेन पोजीशन तक लाता है ना, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स, FRES, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बात होगी इस रिस्टोरिंग फोर्स की, जो इस ऑब्जेक्ट को वापस मेन पोजीशन तक लाता है, ठीक है, इस रिस्टोरिंग फोर्स की बात होगी, ठीक है। तो हम हुक्स लॉ जो है हमारा यही अप्लाई करते हैं इसके लिए, बट यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स था, हम क्या अप्लाई करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू KX। बट एक बात का ध्यान रखें, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से ये दोनों का सेम था। हम फोर्स भी यूं अप्लाई करते थे और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन पे होती थी, तो इनमें जो है पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव को हम लिखते नहीं है, लेकिन जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसको वापस मेन पोजीशन तक लाता है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लगता है। डिस्प्लेसमेंट उस तरफ कवर होता है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इसके अगेंस्ट लगता है, इसको वापस अपने पोजीशन तक लाने की कोशिश करता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन यूं है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उस तरफ होती है, तो ये दो क्वांटिटीज अपोजिटली डायरेक्टेड हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा दिया। अब हमने क्या करना है कि जो फोर्स है हमारे पास, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिखते हैं। जिस तरह आपने पढ़ी होगी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। हम इसी फोर्स की वैल्यू यहाँ पे फिल करते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स की जगह हम लिखते हैं ma इज इक्वल्स टू माइनस KX, ठीक है। हमने फोर्स की जगह इसकी वैल्यू लिख दी ma, ठीक है, ये वैल्यू लिख दी यहाँ पे। अब क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस KX, मास एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ये हो गई एक्सेलरेशन की वैल्यू इस मास स्प्रिंग सिस्टम में। जो मास है इसकी एक्सेलरेशन हम इस इक्वेशन के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको स्प्रिंग कांस्टेंट K मालूम हो, डिस्प्लेसमेंट मालूम हो और उसका मास मालूम हो, तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये है, लेट सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 1 एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक बात पे गौर कीजिएगा कि मोशन के दौरान स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं होता है और उस ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज नहीं होता, मास भी कांस्टेंट रहता है और K भी कांस्टेंट रहता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कांस्टेंट ही रहता है। तो क्या होगा कि इन दोनों की जगह पे हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस K, अवर M दोनों कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट अवर कांस्टेंट अगेन कांस्टेंट आएगा, तो हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट x, क्योंकि x तो चेंज होता रहता है ना, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, तो x चेंज होता रहता है, लेकिन k और m दोनों कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने पर कांस्टेंट लगाया था, इसी को हम इन्वर्स करेंगे। यहाँ पे हम कांस्टेंट और इक्वलिटी को वापस प्रोपोर्शनलिटी में चेंज करेंगे। A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, कांस्टेंट और इक्वलिटी की जगह हमने प्रोपोर्शनलिटी लगा दी, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, ठीक है। तो ये कंडीशन होता था सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कि जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट रिलेशन में हो, तब वो वाइब्रेटरी मोशन हमारा क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए यहाँ पे हमने
ये प्रूफ कर लिया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन हुआ करती थी, वो हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में प्रूफ कर लिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग है, जो वाइब्रेटरी मोशन है, वो हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जो मास अटैच टू ए स्प्रिंग का जो वाइब्रेशन होता है ना, वो हमारा क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है कि जो मास अटैच टू ए स्प्रिंग का जो मोशन है वो किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए यही कंडीशन लगता है। इसके बाद जो मास अटैच टू ए स्प्रिंग का जो मोशन है, इसमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम डिराइव करना चाहेंगे। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड हम फाइंड आउट करेंगे और दूसरा फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड के लिए हम यही इक्वेशन यूज करेंगे, ये जो कांस्टेंट वाला है, a इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट x। ठीक, तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी यहाँ से, और जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज होगा ना, वो कांस्टेंट हमारे पास इक्वल होगा, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आवर टी स्क्वायर। ये कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट की जगह उसकी वैल्यू 4 पाई स्क्वायर आवर टी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी इक्वेशन 1 से, हम यहाँ पे पुट करेंगे। इक्वेशन 1 की जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो एक्सेलरेशन की जगह हम लिखेंगे माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल्स टू माइनस 4 पाई स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, हमने एक्सेलरेशन की जगह जस्ट उसकी वैल्यू लिख दी माइनस के एक्स आवर एम इस इक्वेशन से। ठीक है, बाकी ये सारा कुछ। अब आगे देखें, एक्स जो है उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आएगा, और ऊपर जो है डिनोमिनेटर में एक्स है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है, टी, टाइम पीरियड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को इस तरफ ले आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और यहाँ पे देखें माइनस माइनस भी कैंसिल आउट होते हैं, तो टी इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, टी स्क्वायर के डिवाइडेड बाई एम, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें टी फाइंड आउट करनी है, तो ये जो k डिवाइड बाई एम है, ये उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में आएगा, जब डिवीजन में आएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, मीन्स के m ओवर k हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, या मल्टीप्लाई नहीं करते जस्ट लिखते हैं, k ओवर m को हम यूँ लिख सकते हैं m ओवर k, इक्वेशन के उस तरफ जब जाएगा तो m ओवर k। अब हमें क्या चाहिए, t, यहाँ पे टी स्क्वायर है तो इसलिए हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो टी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर m ओवर k। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है t इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि पाई स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट, और 4 का अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट m ओवर k आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जिस तरह हमको मालूम है एफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर टी। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर टी, तो टी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके हम फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट हम क्या करेंगे कि टी की जो वैल्यू है इसको इन्वर्स करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्स है। ठीक है, तो मीन्स के इस वैल्यू को हम इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू, इसको इन्वर्स करें ज़रा, 2 पाई है, इसका इन्वर्स क्या बनेगा, 1 ओवर 2 पाई। ठीक है, 1 ओवर 2 पाई, एंड अंडर रूट एम ओवर के, इसकी इन्वर्स बनेगी अंडर रूट के ओवर एम।
अंडर रूट के आवर एम। तो ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, एक टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम आवर के, और दूसरा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एम आवर के। ठीक है, ये एक दूसरे के इन्वर्स है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इन्वर्स है, इसलिए इनके वैल्यूज भी इन्वर्स हैं। यहाँ पे 2 पाई है तो वहाँ पे 1/2 पाई, यहाँ पे अंडर रूट एम आवर के तो वहाँ पे अंडर रूट के आवर एम। तो ये दो रिलेशन, दो इक्वेशन हमारे पास आ गए मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के इक्वेशंस। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हुक्स लॉ को स्टडी किया। इसके ज़रिए हमने ये प्रूफ किया कि मास स्प्रिंग सिस्टम का जो वाइब्रेटरी मोशन है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होना पड़ता था। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर लिया कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। सो इसको प्रूफ करने के बाद हमने ये डिसाइड कर पाया कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम का वाइब्रेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद जो मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, इसलिए हमने इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी 4 पाई स्क्वायर आवर टी स्क्वायर इस इक्वेशन में। तो हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आवर टी स्क्वायर एक्स। इसके बाद हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करी -kx आवर m। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, एक्स कैंसिल आउट, हमारे पास बचा k आवर m इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आवर टी स्क्वायर। इसके बाद टी स्क्वायर को हम इस तरफ ले आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई k आवर m इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये -2 नहीं बल्कि 4 पाई स्क्वायर है। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर। इसके बाद हमें चाहिए था t, इसलिए हमने k आवर m को उस तरफ भेजा तो डिवीजन में आ गया। डिवीजन में जब आएंगे तो ये इन्वर्स होंगे। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m आवर k, जिस तरह यहाँ पे k आवर m था यहाँ पे m आवर k बन गया। इसके बाद हमें t चाहिए था, इसलिए अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम आवर के। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी जब फाइंड आउट करना चाहेंगे तो जिस तरह हमें मालूम है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, मीन्स के t का इन्वर्स है फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए हमने t की वैल्यू को इन्वर्स कर दिया। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई, जिस तरह यहाँ पे 2 पाई था इसलिए हमने यहाँ पे इन्वर्स करके 1/2 पाई लिख दिया, और यहाँ पे m आवर के था तो इसको इन्वर्स करके हम अंडर रूट k आवर m लिख दिया। तो हमारे पास आ गए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के इक्वेशन। तो आज का हमारा सबक यहीं तक था कि जो मास स्प्रिंग सिस्टम है क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं, वो प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।